पहले अगर हम यूरोप से स्टार्ट करें तो वहाँ पर पहले वहाँ के जियोपॉलिटिकल से क्या क्वेश्चन बनेगा, तब ट्रेड डील पे आते हैं। तो अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में बहुत से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूक्रेन का इशू है, एक बार फिर से उसको जो है ब्रीफ कर लेते हैं कि अगर वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर लगातार नए वॉर कन्फ्लिक्ट जोन वह वर्ल्ड वाइड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हुआ, उसके बाद से लगातार इजराइल पैलेस्टाइन का, थाईलैंड कंबोडिया का, इस तरीके का जो है अलग अलग कन्फ्लिक्ट, सूडान का तो कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो ये सब बहुत से कन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पर दुनिया में बने हुए हैं। तो एक तो आपको क्या लगता है कि इनके पीछे के रीज़न क्या है, ये कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं दुनिया में? क्या एक नए तरीके का जो है वो वॉर मेंटेलिटी जिसको कह रहे हैं, युद्ध की मानसिकता, वो डेवलप हो रही है, युद्धोन्माद, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? तो पहले वो हम एक बार समझ लेते हैं कि दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि यू डील जो है और यूएस डील, वो इसी मतलब बैकड्रॉप में सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, वॉर मेंटेलिटी इसलिए डेवलप हो रही है कि कुछ सालों से आप बताएंगे कि सर जो एक नेशनलिज्म जो है, नेशनलिस्ट मेंटेलिटी जो है, वो दुनिया में नेशन फर्स्ट बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर आ रहा है। और यह नेशन फर्स्ट जो है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो एक्वायर करने के लिए हर तरीके के मीन्स को जस्टिफाई वहाँ पे ठहरा रहा है। तो यानी कि अब दुनिया में कोई मोरल जस्टिफिकेशन, कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स, कोई इंटरनेशनल वैल्यू, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है नेशनल इंटरेस्ट। तो ये नेशन फर्स्ट जो है फीलिंग यहाँ पे आ रही है। स्पेशली रिसेशन के इरा के बाद से, मतलब ग्लोबल रिसेशन 2008 से जब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हर एक कंट्रीज के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो हैम्पर हुए हैं। तो यह एक तरीके से नई दुनिया रिसोर्स वॉर की तरफ बढ़ रही है। बेसिकली जो है लड़ाई चल रही है रिसोर्स वॉर की, उसके अलग अलग जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो पहला तो नेशन फर्स्ट, और नेशन फर्स्ट में भी ये आगे बढ़ रहा है रिसोर्स वॉर की तरफ। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल या इस तरीके के जो रिसोर्सेज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए लगातार वो काम यहाँ पर कर रही हैं। और इनके साथ साथ दुनिया जो है ब्लू इकॉनमी उसकी तरफ, या मैं जो मरीन इकॉनमी है, मैरीटाइम इकॉनमी है, उसकी तरफ जो है आगे मूव करना चाहती है। तो ये मतलब रिसोर्स अगर वॉर को भी, और स्पेशली अगर इनको हम थोड़ा सा फोकस करें, तो ये जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने के लिए, तो अगर हम आइलैंड को लेकर अगर हम डिस्प्यूट देख रहे हैं तो वो इसलिए, जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, तो बेसिकली इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लू इकॉनमी को कंट्रोल करना है। अगर हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की, यूक्रेन पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है रेयर अर्थ मिनरल और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की बात चल रही है यहाँ पे। इसी तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो करंट कंटेम्प्रेरी दुनिया है, इसमें बहुत से कंट्री जो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके का जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जैसा आपने कहा इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, अब वो रूल बेस्ड उस तरीके का नहीं रहा। तो जब रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहेगा तो हर कंट्री ये चाहेंगे कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रोल यहाँ पर कर सकें। तो ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो यहाँ पर अनस्टेबल हो रहा है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। तो नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट ने या नेशनलिज्म के कंसेप्ट ने जिस रिसोर्स वॉर को अलग अलग एरिया में ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना, या जो है रेयर अर्थ मिनरल को कंट्रोल करना, या अदर चीज़ों को कंट्रोल करना, उसको उसने प्रमोट किया है और ये अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो नो डाउट इनके कुछ इमीडिएट रीजन भी अलग अलग जगहों पे, जैसे इसराइल और पैलेस्टाइन का, तो मान लीजिए वहाँ पर टेररिज्म एक इशू है कि हमास ने हमला किया और इसराइल। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान हमेशा रखिए कि इस तरीके के जो वॉर लाइक कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कोई इस तरीके के सडन इंसिडेंट से नहीं होते हैं। उसके पीछे लॉन्ग टर्म जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कहीं ना कहीं अगर इसराइल की ही हम बात कर लें स्पेसिफिकली, तो इसराइल जो है पैलेस्टाइन पर लंबे समय से जो उसका अपना एक था कि अब इस बार कंट्रोल करने का मौका उसको मिल रहा है, और इस रीजन में जो है एक बार में पूरा कंट्रोल जो है वो सही तरीके से स्टेब्लिश कर सके। फॉर एग्जांपल जॉर्डन रिवर यहाँ पर निकल रही है, वाटर क्राइसिस वाला जोन है, तो वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि भाई जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सबसे लगा हुआ क्षेत्र है।
तो अगर ये एक तरीके से अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम जो है इसी बहाने जो है एक अच्छे खासे एरिया को कंट्रोल कर ले और यहाँ पर जो है आगे से हमारा जो है इंटरेस्ट सिक्योर रहे। तो टेररिज्म के नाम पर मतलब हमास ने हमला किया है तो अब उसको एक एक्सक्यूज उसके पास मिला ही हुआ है वहाँ पर। तो ये इजराइल के कंसर्न में। तो ओवरऑल हम अगर ये बात करें कि इन सब चीज़ों से रिजल्ट क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं पर भी वॉर कन्फ्लिक्ट अगर स्टार्ट होता है तो वो वॉर कन्फ्लिक्ट जो है एक वॉर मेंटेलिटी को इवॉल्व करता है, यानी कि जो वॉर को लेकर एक हेजिटेशन था वो अब पहले तो खत्म हो रहा है। तो इस तरीके के और ज़्यादा जो है वॉर जोन अब क्रिएट होंगे। तो अगर हम ये दूसरा फैक्टर भी है और कंसिक्वेंसेस भी है, दुनिया में युद्ध क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि वॉर मेंटेलिटी बढ़ रही है। एक जगह पर स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लॉ कोलैप्स किए, तो बाकी लोगों को भी वहाँ पर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज पर अटैक करना, कंट्रोल करना वो आसान हो गया। तो जैसे ताइवान के मुद्दे पर अब जैसे लग रहा है कि चाइना कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो वॉर मेंटेलिटी वो डेवलप हो रही है, वॉर एजिटेशन खत्म हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें, तो ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके की वॉर या कन्फ्लिक्ट्स के, ये एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस, यहाँ पर माइग्रेशन, इन सब चीज़ों को बहुत तेजी से एक्सलरेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही शरणार्थी संकट संघर्ष स्थल में आते हैं तो ये एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेकर आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ यह राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है इसको थोड़ा सा वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर फिर बाहर के लोगों की वजह से जो रिसोर्स बर्डन बढ़ रहा है किसी एक पर्टिकुलर जो है रीजन में, तो माइग्रेंट्स को लेकर, बाहरी लोगों को लेकर एक प्रोटेस्ट, एक विद्रोह, एक विरोध यहाँ पर चल रहा है जो नेशनलिज्म को और प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये भी रीजन यहाँ पर जो है आता है। अब यही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से ही रिलेटेड एक चीज और ये समझना होगा कि अगर किसी भी कंट्री में, दुनिया में, अगर ये जो वहाँ के लोग हैं, बाहरी लोगों का विरोध कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट से अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यह उस गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन जो है बिहेवियर करने का एक तरीके से लाइसेंस देता है। दुनिया भर में अधिनायकवादी, लोकतंत्र में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां, अथॉरिटेरियन जो एक टेंडेंसी है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वो इसलिए मंदी चल रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है ये एक जो वॉर मेंटेलिटी बनी हुई है, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन भी जो है वह इंक्लाइंड है वॉर की तरफ से, कि वॉर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जनता का कंट्रोल। पहले कहा जाता था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वॉर नहीं होते क्योंकि जनता जो है वॉर नहीं पीस चाहती है और वो जो है सरकार को कंट्रोल करेगी। लेकिन जब पब्लिक ओपिनियन ही वह वॉर को जो है ग्लैमराइज करना शुरू कर दे, तब तो फिर सरकारों के लिए और ज़्यादा यहाँ पर जस्टिफाई हो जाता है ये सब करना। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो है अथॉरिटेरियन जो टेंडेंसी है वो दुनिया में बढ़ रही है और इनके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ, ये पूरी तरीके से जो है कमजोर पड़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरलिज्म जो है, बहुपक्षीयतावाद की सब मिलजुल कर दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये चीजें यहाँ पे कंप्लीटली जो है वह खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक तो इशू यहाँ पर है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है, कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन दुनिया में हर जगह कहाँ पर कैसे ये इवॉल्व यहाँ पर हो रही है। और अंतिम में केवल एक चीज और यहाँ पर कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जियो पॉलिटिकल जो शिफ्ट हो रहा है दुनिया का, वो यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि अभी तक क्या था, एक कंट्री था जो स्टेबिलिटी लेके चलता था, जिसे लोग डरते थे, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। यूएस ने जो है अपना किसी भी तरीके से, उसके इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे लेकिन दुनिया में स्टेबिलिटी लेकर आया था। लेकिन चाइना और रशिया का अलायंस और इंडिया, यूएस और जो है ईयू का अलायंस, ये जो अलायंस थे, दो पोल यहाँ पर बनने लगे और इन दो पोल ने जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया है इसने दुनिया को अनस्टेबल कर दिया है। यहाँ पर इनकी वजह से ग्लोबल नॉर्म्स, ग्लोबल रूल्स जो हैं, इनके अब अलग अलग व्याख्याएं यहाँ पे हो रही हैं। काउंटर बैलेंस अभी नहीं हो पा रहा है, बैलेंस ऑफ पावर वह पूरी तरीके से हो नहीं पाया है दुनिया में, अभी जो है स्टेबल दुनिया नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अब अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं इस तरीके से, तो ये एक साथ बहुत सी प्रॉब्लम लेकर यहाँ पर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इसका बहुत गलत इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट होगी, अगर वह अस्थिर होगी, तो इसका अल्टीमेटली जो है इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर वहाँ पर पड़ेगा।
दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही है कि जो वॉर एथिक्स हैं जो कभी किसी जमाने में बोले जाते थे वो नहीं रहेंगे, तो पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी। जो वैलिडिटी ऑफ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी नियम आधारित दुनिया की जो वैधता है वो और ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर होगी, तो इस वजह से ये समस्याएं जो हैं आएंगी। और तीसरा, जो एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड हम लोगों ने ग्लोबलाइज्ड इरा में बनाया था, या उसके सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि क्या दुनिया अंतर्निर्भर रहेगी या इस तरीके से पोल पोल में यहाँ पर जो है विभाजित रहेगी। तो ऐसे में जो ग्लोबल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको लेकर जो एक यहाँ पर होना चाहिए था कि सब लोग जो हैं वो आगे बेहतर तरीके से काम करें मिलजुल कर, वो उम्मीद यहाँ पर कमज़ोर हो रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है। तो जैसे हम यहाँ पर चूंकि बात कर रहे थे, स्टार्ट किए हैं यूक्रेन से, तो पहले थोड़ा यूक्रेन को यहाँ पर समझ लें कि यूक्रेन में चीज़ें हुई क्या, कैसे। यूरोप में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम रहा है, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट रहा है, और यह आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड सिक्योरिटी थ्रेट भी है और रियल भी है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, एक तरफ यूरोप के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ रशिया, ये दोनों एक दूसरे को अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए दोनों एक दूसरे के लिए खतरा है। ऐसे में यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा हाल के समय में नेटो का एक्सपेंशन बहुत तेजी के साथ किया गया। फॉर एग्जाम्पल 2004 में रोमानिया और बुल्गारिया ये नेटो के मेंबर बनाए गए। 2008 से ही कोशिश हो गया था कि जॉर्जिया को जो है नेटो का मेंबर बनाया जाएगा, और 2014 के बाद से यूक्रेन को नेटो के मेंबर बनाने की बात। अगर गौर करें तो ये जितने देश हैं, ये ब्लैक सी है, ये उसके कोस्टल जो कंट्रीज हैं ये वहाँ पर है, और ब्लैक सी जो है वह बफर जोन है या बफर सिक्योरिटी जोन है फॉर रशिया। तो रशिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि अगर नाटो उसके घर के बगल में आ गया तब तो इससे बड़ा खतरा। तो ये एक तरीके से प्रोवोकिंग स्टेप, रशिया कहता है कि इट इज प्रोवोकिंग स्टेप, ये चीजें हो रही हैं। और अभी एक और यहाँ पर वॉर जोन क्रिएट हो रहा है। स्वीडन और फिनलैंड, इन लोगों को भी जो है बना दिया गया है वह नेटो का मेंबर, रशिया के साथ वहाँ आर्कटिक सी में बॉर्डर। तो आर्कटिक सी एक नया जो है वॉर जोन वो बनने की तैयारी में है, और ये ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है बेसिकली उससे जोड़कर है। लड़ाई जो है, जो ग्रेट गेम चलने वाला है वो आर्कटिक सी को लेकर चलने वाला है। और अमेरिका ये कोई लापरवाही में या अमेरिका जो है कोई बहुत एम्बिशियस होकर ग्रीनलैंड पे कब्जा की बात नहीं कर रहा है। अमेरिका कैलकुलेटेड तरीके से ये जान रहा है कि ग्रीनलैंड को अगर सिक्योर करना है, क्योंकि वहां पर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है, तो ऐसे में वो पहले से तैयारी करके रखना चाहता है कि उस जोन में, आर्कटिक ओशन में, वो अपने को कंट्रोल, वहां पर कंट्रोल पोजीशन में लेकर आए। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पे देखी जा रही। तो पहला चीज है, ये जो यूक्रेन क्राइसिस है, ये एक तरीके का जो मिसट्रस्ट है और एक तरीके का जो जियोपॉलिटिकल एडवेंचर है, कि जहां पर घेरेबंदी, जो एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट जो है एक दूसरे का, यहाँ पर रशिया और यूरोप के कंट्री एक दूसरे का इंसर्कलमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली ये उससे उपजा हुआ ये प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने 2008 में जॉर्जिया पर अटैक किया, साउथ ऑसेटिया पर, और उसको कंट्रोल कर लिया। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया। इसने जो है G8 कंट्रीज जो हैं इनको फोर्स किया कि G8 से उसको निकाला, और G7 फिर वहां पर बन गया, नहीं तो G8 का मेंबर था रशिया। तो रशिया आफ्टर पुतिन वह एग्रेसिव हुआ है। तो एग्रेसिव जो इमरजेंस ऑफ रशिया है और ये नाटो का जो एक्सपेंशन है टुवर्ड्स रशिया, इन दोनों ने यहाँ पर ये सिचुएशन जो अभी मौजूदा है आप क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो एक तो मतलब यहाँ पर समझना है कि बड़े लेवल पे क्या गेम चल रहा है, और बाकी फिर आप आंसर देंगे दुनिया भर की चीजें, यूक्रेन को लेकर लड़ाई क्यों हो रही है उसके तो दुनिया भर के, लेकिन मेन जो कंसर्न है जिस वजह से अब यहाँ पर यूक्रेन क्या है, रशिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह उसका बफर स्टेट है, वहां पर नाटो को नहीं आने की कोशिश करनी चाहिए थी, या उसके लिए एनर्जी ट्रांजिट रूट भी बन सकता है। यूक्रेन पर अगर कंट्रोल रहेगा तभी तो वो यूरोप को जो है अपना एनर्जी जो है सप्लाई कर पाएगा। अभी नॉर्थ सी के जरिए करता है जर्मनी नॉर्थ सी होते हुए, तो यहाँ पर यूक्रेन वाला भी तो एक रास्ता है, एक बड़ा मार्केट ये करना चाहते, मतलब इसके इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीजें, और तीसरा ये हुआ कि यूक्रेन में बहुत से मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और यूक्रेन जो है बास्केट ऑफ ग्रेन जो है माना जाता है यूरोप का, बहुत फर्टाइल है।
तो ये सब चीजें भी हैं। तो यूक्रेन को अपने बिल्कुल अलाई रखना चाहता था, वहां पर एंटी रशियन गवर्नमेंट नहीं स्टेब्लिश करना चाहता था। 2014 में यूक्रेन में वहां पर विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट थी जो प्रो रशियन थी, उसके खिलाफ एक रिवेलियन वहां पे प्रोटेस्ट होता है, उनको वहां से भागना पड़ता है, वो रूस चले जाते हैं। तो रशिया का मानना है कि वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, मूवमेंट वहां पे हुआ था, वो बेसिकली वेस्टर्न लॉबी के द्वारा कराया गया था। तो इस वजह से मिसट्रस्ट और बढ़ गया और यहाँ पे रशिया को जो है एडवेंचर करने का मौका मिल गया। इमीडिएट रीजन के रूप में अगर हम देखें तो रशिया में जो है, यूक्रेन में जो डोनबास और लुहांस्क का रीजन है, वहां पर रशियन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, उन्होंने एक सेपरेटिस्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था। रशिया कहता है हम उनकी आज़ादी की लड़ाई में उनको हम समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे, हमने हमारा यूक्रेन पर हमला करने का कोई यहाँ पे वो नहीं था। रशिया ये भी बताता है कि भाई हम जो है फुल फ्लेश वॉर शुरू भी नहीं किए हैं, फुल फ्लेश वॉर करते तो 3 साल थोड़े यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर चलता, ऐसा रशिया का मानना है। तो ये समझना है कुल मिलाकर कि यहाँ पर जो यूरोप है उसमें पहला जो सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर आया है, उसने जो है एक सिचुएशन क्रिएट किया है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है एक और इशू है, वो क्या चल रहा है कि नाटो जो मेंबर हैं उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, स्पेशली अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर हैं, उनके जो डिफरेंसेस है वो अलग तरीके के। जैसे बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वह पूरी तरीके से एंटी चाइना या एंटी जो है रशिया को लेकर तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो उनके खिलाफ जो है वो घेरेबंदी उस तरीके से एग्रेशन नहीं चाहते जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका के इंटरेस्ट अलग है, यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट अलग हैं। वो एक ट्रेड जो है ब्लॉक के रूप में बिहेव करते हैं, वो मिलिट्री ब्लॉक के रूप में बिहेव करता है। तो इस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं और स्पेशली डेनमार्क और जो ये ग्रीनलैंड वाला मामला चल रहा है इसकी वजह से तो एक सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका में इस तरीके का स्टार्ट हो गया है। तीसरा जो यूरोप में, और यूरोप में इंटरनल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल टेररिज्म, वहाँ पर बहुत जगहों पर टेररिस्ट अटैक हुए। फिर वहाँ पर जो है ये देखा जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट्स जो है, इतने कन्फ्लिक्ट्स जो है वहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी थ्रेट जो है यूरोप में वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट हमको दिमाग में रखकर चलना है। दूसरा जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो यूरोप के सामने वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूरोप जो है दुनिया का एक बहुत मेजर ट्रेड ब्लॉक के रूप में, कंबाइंड जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर की है, बहुत बड़ी इकोनॉमी का ये क्षेत्र यहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है अगर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई, 2008 का क्राइसिस आया, फिर उसके बाद जो है यूरोजोन क्राइसिस आ गया। यूरोपियन यूनियन ने अपने को जब एक्सपेंड किया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी इनमें इंक्लूड करने की कोशिश की, तो उनमें कई कंट्रीज वीक जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए जानी जाती थी। उनको भी शामिल करने के बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने जो नए नए सदस्य ईयू के बने, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वह उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी जो ईयू के अकॉर्डिंग थी। तो वो लोग फेल होने लगे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा उनके यहाँ होता था, ग्रीस में और फिर बाकी तो पिग्स कंट्री जो है बहुत तेजी के साथ। अल्टीमेटली ये हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गहरा हुआ जो इसको हम यूरोजोन क्राइसिस कहते हैं, उसने यूरोपियन कंट्रीज में आपस में डिफरेंसेस स्टार्ट कर दिए। डिफरेंसेस ये कि भाई जो है ये जो बहुत से कंट्रीज हैं ये यहाँ पर कल को इकोनॉमिक क्राइसिस करेंगी और बर्डन जो है बड़े कंट्रीज पे डालेंगी, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, ये इनके दिमाग में ये चीजें आई और जिसने अल्टीमेटली ब्रेक्जिट के लिए जो है फोर्स किया ब्रिटेन को कि भाई यहाँ से हम निकलते हैं, ये हम अननेसेसरी का प्रेशर और बर्डन यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर है। दूसरी तरफ जो है यूरोप के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूएस और चाइना का जो एक इस तरीके का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन कमजोर हो रहा है, इसमें इनके लिए खतरा बढ़ रहा है यूरोप के लिए, क्योंकि इनका जो ट्रेड वगैरह यहाँ पर है वो अब धीरे धीरे हैम्पर हो रहा है और इनकी जो डिपेंडेंसी है वह इस मेडिटेरियन सी से, रेड सी से होते हुए इंडियन ओशन वाला जो पूरा रीजन है, इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर इनकी डिपेंडेंसी है। तो इस वजह से ये बहुत वनरेबल हो चुकी हैं कि इनका इन फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड वगैरह कैसा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है, ये ट्रेड वॉर है, ये यूएस और चाइना को तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन बीच में ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो नुकसान में यहाँ पे आ रही हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वह अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर परेशान वहाँ पर है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं यूरोप में बेसिकली चल रहा है और कोविड ने इनकी वनबिलिटीज को और बढ़ा दिया। तो चलिए इकोनॉमिक क्राइसिस भी यूरोप में वहाँ पर चल रहा है। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम जो है यूरोप में हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस है।
अब इस बैकड्रॉप में इंडिया और ईयू का जो ट्रेड डील है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। असल में इंडिया ईयू ट्रेड डील जो है इट इज नॉट मियरली अ ट्रेड डील, इसको इकोनॉमिक जो है ट्रेड डील के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पहले तो बनेगा जो अगर उसकी बात करें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक ट्रेड डील हुआ, इसकी जानकारी आपने कहा, इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील? क्यों मतलब इतना बड़ा इसको हाइप क्रिएट किया गया है, क्या लगता है? दो बड़ी पॉपुलेशन और दो बड़ी इकोनॉमीज एक साथ जब आके ट्रेड करेंगे तो मतलब इतना बड़ा ट्रेड डील अभी वर्ल्ड में दिख नहीं रहा है कोई आसपास के लिए। इसी को थोड़ा डेटा से जो है सपोर्ट कर दीजिए। दुनिया में जो है ये दोनों अगर इकोनॉमी कंबाइंड होती हैं तो यह दुनिया की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी बन जाती है। ईयू और इंडिया अगर कंबाइंड देखा जाए सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की। 1/3 ग्लोबल ट्रेड वो कंट्रोल करेंगे, 1/3 पूरे दुनिया का व्यापार ये दोनों जो ईयू और इंडिया है ये यहाँ पर करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो है इनके बीच का सबसे महत्वपूर्ण समझौता यहाँ पे माना जाएगा। और लेकिन ये केवल इतना ही नहीं, और क्या चीज हो सकता है? या मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जाएगा? ये जरूर सवाल बनेगा कि भाई ये अखबारों में मदर ऑफ ऑल डील ऐसा क्या इसमें विलक्षण हो गया है? एफटीए होता है, मदर ऑफ ऑल डील ऐसा क्या यहाँ पे हो गया? मदर ऑफ ऑल डील क्यों है बताइए। सर इसमें मतलब अभी जो यूरोप के देश हैं, अलग अलग देश हैं, सर इसमें मतलब इसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया, जैसे इकोनॉमी हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आपका ट्रेड हो गया सर, इसको सब मर्ज करने के लिए इस वजह से हो सकता है कि सर मदर ऑफ डील इकोनॉमी बोला जा रहा है। ठीक है, आप ये बोलिए कि सर ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जियो पॉलिटिकल ट्रांजिशन दुनिया में चल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, भारत और यूरोपीय संघ दोनों जो है एक रिलायबल जो है ट्रेड पार्टनर की तलाश में। रिलायबल ट्रेड पार्टनर का मतलब है यूएस के साथ इंडिया के जो है तनाव छुड़। यूरोप के साथ ट्रेड डील होने में समय लगा, लेकिन यूरोप के साथ जो है उस तरीके के इकोनॉमिक टेंशन नहीं रहे जैसे यूरोप अमेरिका के साथ इंडिया के रहे। और चाइना के साथ जिस तरीके के जो है प्रॉब्लम है उस तरीके के प्रॉब्लम जो है इनके साथ यहाँ पर इंडिया के साथ जो मतलब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा चाइना के साथ वहां पर है। यूरोप का अपना एक कंसर्न है और वो कंसर्न उसका सस्टेनेबल जो इकोनॉमी का कंसर्न है। अदरवाइज जो है यूरोप और इंडिया एक दूसरे के लिए बहुत पहले से कॉम्प्लीमेंट रहे हैं, मतलब हमको टेक्नोलॉजी वगैरह यूरोप हमेशा से देता रहा है। तो यहां पर यह समझना है कि जो उनको बताएंगे कि जो जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसमें एक स्टेबल और सिक्योर ये ट्रेड डील है इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी है और दोनों के बीच में जो है अगर ग्लोबल और रीजनल लेवल पर देखा जाए तो एक जो सिमिलरिटीज यहां पर है। यूरोप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, इंडिया मल्टीपोलर, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने दिमाग में आप समझिए कि क्यों ये बोला जा रहा है कि जो यहां पर यूरोप है वो एक अपना जो है स्टेबल ग्लोबल सप्लाई चेन जो है बनाए रखना चाहता है, इंडिया बेस्ड है उसके लिए। और ये केवल इंडिया से यहां पर नहीं है, आगे भी वो काम करेगा। यूरोप का ये विजन है कि फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू जो है एशिया। हाँ, चाइना तो बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट है, तो चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना है ना, और इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी जो है यूएस या ईयू चाइना पे कम करना है। इसलिए मदर ऑफ ऑल डील है क्योंकि ये इन दोनों को वो सोल्यूशन दे रही है। तो जो आपने बोला कि इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, इसमें जो है पहली बार उन चीजों को शामिल किया गया है जो इंडिया हेजिटेट करता था अभी तक जो है ट्रेड के कंसर्न में, और उन अपॉर्चुनिटीज को इंडिया को ये देता है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया मिस करती थी। फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री जो है भारत की सबसे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो यह जो ट्रेड डील है ये लगभग 99% जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के उनमें जीरो टैरिफ की बात कर रही है फेज वाइज, और इसमें इंडिया का जो लेदर इंडस्ट्री और जो मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इंडिया को चाहिए क्या था वो डील जो लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया के अगर इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर उसको जो है कोई ट्रेड डील में फायदा नहीं मिल रहा है तो इंडिया का क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बहस ये भी है तो दोनों को फायदा मिल रहा है ना। उधर वो जो है जो उनके ऑटोमोबाइल हाईटेक ऑटोमोबाइल है उनको यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है, तो वो मतलब 110% से 10% सीधे अगर आपका 100% से 10% आ जाए ट्रेड टैरिफ तो बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है। कंज्यूमर भारत में अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास बड़े लेवल पर है,
तो उनको उनको वहाँ पर लाभ है, और हमारा जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो उनके यहाँ पहुँच रहा है, तो ये यहाँ पर इसलिए लाभ है। फिर दूसरा, सस्टेनेबल इकोनॉमी इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि भारत के लिए रिस्क है अगर देखा जाए, लेकिन ये ट्रांजिशन के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसमें जो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म उनका है, हमने उससे जो है सहमति व्यक्त कर दी कि कार्बन जो ट्रांजिशन है, मतलब हम जो है इसके लिए, तो यूरोप ने एक वहां पर भारत को ऑफर किया, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम आती, आपकी जो एमएसएमई है क्या वो जो है सस्टेनेबल जो है प्रोडक्शन कर पाएंगी, क्योंकि अभी जो है आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी या ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन यूरोप ने ऑफर इंडिया को किया, भाई इसके लिए हम 590 मिलियन डॉलर ना, कितना बोला है, 590 मिलियन डॉलर शायद बोला है, या कितना बोला है, कि हम जो है यहाँ पे एक डेटा है देख लीजिएगा, 590 ही शायद है हमारे दिमाग से, तो उसने कहा है कि इतना जो है हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए आपको देंगे। तो इससे कम से कम वो ट्रांजिशन करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दुनिया तो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी और हमारा भी कमिटमेंट है, तो इस लिहाज से भी ये मदर ऑफ ऑल डील है। हाँ, ग्रीन स्टील कॉन्सेप्ट लेके आए इसलिए। हाँ, इसलिए वो जो टैक्स है सीबीए, ठीक है ना, कार्बन बॉर्डर असेसमेंट टैक्स, हाँ वही एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये, हाँ वहाँ जब कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमको इतना बताना है, 2-3 पॉइंट बताना है, 2-3 पॉइंट। हाँ, हम तो जितनी चीजें बता रहे हैं, हम तो इस समझाने के क्रम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। वहां पर सिंपल बोल, जैसे कहा गया मदर ऑफ ऑल डील है, तो आप मदर ऑफ ऑल डील क्या अभी तक क्या समझे, क्या बोलेंगे आप? तो वही बताएंगे सर, मतलब जो क्या बोलते हैं, सभी क्षेत्रों में डील हो रही है, जिसमें एआई हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब तो चीज़ें है ही सर। उसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बात चल रही है, एआई की भी बात चल रही है सर, जिससे ग्लोबल चेन बढ़े, जिससे भारत का जो लेबर इकोनॉमी है वो भी बढ़ सके, ये सब चीज़ें। थोड़ा सा हमने इसीलिए शुरुआत इतना कहानी क्यों बनाया था, वो थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है ना, जो थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में, बाकी तो सबको यही आंसर, आप सोचिए कि आंसर तो सब लोग यही देंगे ना, आंसर तो अलग नहीं होगा। तो आंसर में बस इतना थोड़ा सा बोलेंगे कि भाई ये दो बहुत मेजर इकोनॉमी दुनिया की वो नज़दीक आ रही है सर, और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर इनकी डिपेंडेंसी इन दोनों देशों की अदर कंट्रीज पर कम होगी, स्पेशली यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर और कन्फ्लिक्ट की वजह से। और दूसरा सर, यहाँ पर जो है लगभग सभी चीज़ों को कवर किया जा रहा है, और इंडिया के लिए एक बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी ये लेकर आ रहा है लेबर इंटेंसिव में, या 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जो है, और यू को भी जो है वो इंडिया का एक बड़ा मार्केट मिल रहा है, तो इसलिए सर इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। बस हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर उलझना नहीं है। अब अगर यहाँ पर ये सवाल आए कि भाई चलो ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील ये हो गया, बहुत सी चीज़ें चल रही है, इसमें खतरे क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इंडिया यू ट्रेड डील का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध हो रहा है। हाँ, विरोध तो हो ही रहा है, और क्या, विरोध तो सबका होगा। नहीं तो पहली चीज़ तो ये थ्रेट है इससे कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना डेवलप नहीं है कि यूरोप की मार्केट टैकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अभी इंडिया को नहीं टैकल कर पा रहा है, नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या यूरोप को पूरा फुलफिलमेंट कर पाएंगे? पहला थ्रेट तो यही है। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है, चाहे ग्रीन वाला सस्टेनेबिलिटी वाला भी इशू है उसमें। इसके बाद जो है कि ये जो मार्केट ओपन होगा फिर इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स का क्या हो, तो अलग अलग लेवल पे एक तो प्रोटेक्शन का थ्रेट है, और दूसरा एक थ्रेट देखा जा रहा है कि मतलब इससे एक यूरोप से एक जो कॉलोनियल लेगेसी है यूरोप से डील्स का, वो भी मतलब चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। स्किल लेवल में भी हम पीछे हैं सर, मतलब यूरोप से। कम्युनिस्ट पार्टीज ने लिखा है, मतलब कहा है कि ये इट विल बी वे टू नेक्स्ट कॉलोनियलिज्म, मतलब एक लेगेसी है जो हम यूरोप से साझा करते हैं कॉलोनियल, वो तो उसका भी एक थ्रेट दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा नहीं 75 साल तो हुए केवल, तो उसका भी थ्रेट। चलिए ठीक, बस ब्रीफ में जो है यहाँ पर आप बताएंगे कि सर ये डील बहुत अच्छी है, लेकिन पहला तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये टैरिफ जो है बैरियर खत्म कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के साथ बेसिक प्रॉब्लम नॉन टैरिफ बैरियर की रही है। हाँ। तो अभी वो देखना है कि वो नॉन टैरिफ जो है। दूसरा ये है कि अभी भी ग्रीन ट्रांजिशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड इंडियन इंडस्ट्री नहीं है, और ये चीज़ें जो है अनड्यू प्रेशर, जो नेसेंट हमारी इंडस्ट्री है उस पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेंगी। और तीसरा यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम सर आ सकती है कि जो मतलब कुछ एरिया जो यूरोप के लिए खोले गए, उससे हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनके सामने सर्वाइवल का या कॉम्पिटिटिवनेस उस तरीके का नहीं है, उसका खतरा वहाँ पर बढ़ेगा। और यूरोप जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए पहले डोमेस्टिक लेवल पर होमवर्क करने की जरूरत थी, ऐसा मानना है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि बजट 2026-27 वाला है, इसमें जो है कि इस पर काम किया जा रहा है लगातार, अलग अलग सेक्टर जो बायो फार्मा सेक्टर से, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है,
ये टेक्सटाइल सेक्टर है, इसको अलग से वैल्यू दिया जा रहा है, एमएसएमई को भी अलग से चीज़ें दी जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से पीएलआई के माध्यम से अलग इंसेंटिव्स दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अब यही अंतिम कंक्लूजन जो है कि अगर जो है इंडिया ईयू डील को देखा जाए, जिस तरीके का विरोध वगैरह चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जल्दबाजी में की गई डील है, और क्या जो है गवर्नमेंट को अभी इसके लिए अपने को आगे नहीं लाना चाहिए था? तो वहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर रखेंगे। 2007 से ये डील पे बात चल रही थी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहली चीज़, ये कोई जल्दबाजी में की गई डील नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक जो और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया है, वो वेट करने की स्थिति में हम नहीं हैं। बिना इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ट्रांजिशन का मौका देगा इंडियन जो हमारे इंडस्ट्री है उनको, और कॉम्पिटिटिव जो है वो फीलिंग देने के लिए और प्रतिस्पर्धी जो है बनाने के लिए वो प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के सपोर्ट्स और इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन इंडिया वो कैसा है, उस पर ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करेंगी। इसको मैन्युफैक्चरिंग का 1991 मूवमेंट कह सकते हैं, जो 91 मूवमेंट था फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये सब वही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये डील यूएससी को तो इम्पैक्ट कर रही है सर, उसी वजह से जो हमने पहला लाइन बोला कि उसको अगर बोलेंगे तो इम्पैक्ट अलग, बाकी सब लोगों का कॉमन आंसर रहेगा, बाकी और क्या ही आंसर है, यही तो सब बोलेंगे। लेकिन जो मेन चीज है कि जो यूएस और चाइना की बार्गेनिंग जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसने जो है फोर्स किया है इंडिया को या यूरोप को, दोनों को, कि एक स्टेबल ग्लोबल सप्लाई चेन हो। इसलिए मदर ऑफ ऑल डील है कि इन्होंने एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंसेस कम है। और अगर ये अलाइन हो गई इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी जो है इन दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इससे बड़ा कोई डील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूएस और चाइना ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बिल्कुल, और ये मल्टीलैटरलिज्म को जो है मजबूत करने वाले दोनों देश हैं। और एक चीज और बोल सकते हैं कि और एक चीज और यहाँ पे ऐसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत, मैं दिमाग में आपके पॉइंट्स डाल रहा हूँ, आपको ब्रीफ में उसको बोलना है वहां पे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कई बार क्या होता है, हमारे पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स, कौन सा क्वेश्चन आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मुद्दा है इंडिया यू डील का, ये एक और वजह से जरूरी है, आरसीईपी की वजह से। जी सर, आप जो है दुनिया के सबसे बड़े मेजर ट्रेड ब्लॉक से बाहर हैं, आपने जानबूझ के अपने आप को रखा है, अपनी एग्रीकल्चर सेंसिटिव आपने बनाया और बना के रखना है। लेकिन आप और जो फायदे, एग्रीकल्चर कंप्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन और जो अपॉर्चुनिटीज थी उससे तो आप जो है बाहर हो गए। तो ये एक मौका दे रहा है इंडिया का, जो एक डिसएडवांटेज था इस तरीके के डील से बाहर निकलने का, तो ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। एक बात और है कि फ्यूचर जो डील्स होंगी, हाँ, उसके लिए ये मतलब मॉडल बेस बन गया है, मतलब इंडिया, हाँ बिल्कुल, अगर फ्यूचर डील के लिए एक बेस बन गया तो ये बात इतना सफिशिएंट है। तो एक तो ये यहाँ पर जो है समझना है कि इंडिया यू डील को अगर वो लास्ट में कंक्लूड यहाँ पर करने को बोले कि भाई ऐसा नहीं लगता आपको कि ये गलत किया गया, तो आप बोलेंगे नहीं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर है। लेकिन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट सिस्टम है फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी और जो इकोसिस्टम हमारा है, आप दोनों को यहाँ पे करना यहाँ पर होगा। क्लियर? और अभी यूएस जब बात करेंगे तो वहां भी यही चीज सेम, और तब हम लोग तीसरे लेवल पे बात करेंगे इंडिया कर क्या रहा है और क्या वो सफिशिएंट है, मतलब उस पर बात करते हैं कि क्या वहां पे। अब आते हैं सीधे यूएस के ऊपर, इंडिया यूएस के ऊपर। इंडिया यूएस पूरा एक थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बहाने जो है ये ट्रेड डील। बहुत से सवाल बन रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है पिछले कुछ समय से यूएस इंक्लाइंड हो गई है, और इसकी वजह से इंडिया की सॉवरेंटी या इंडिया का जो फ्रीडम है पॉलिसी मेकिंग का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो एक तो ये सवाल यहाँ पर बनना है। दूसरा वहां पर क्वेश्चन भी हो सकता है कि ग्लोबल साउथ के लीडर की इमेज है वो कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया की ग्लोबल साउथ की जो इमेज है वो कमजोर पड़ रही है। इंडिया जो है अननेसेसरी पावर पॉलिटिक्स का पार्ट हो रहा है, चाइना से अननेसेसरी आप टेंशन बढ़ा रहे हैं। आपको इन सब में नहीं इन्वॉल्व होना है, आपका तो समय है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, और आप तो कहीं ऐसा तो नहीं यूएस के पपेट बनते जा रहे हैं उसके नजदीक जो है वहां पर होने में। और यूएस से इंडिया को फायदा ही क्या है, हालांकि उसको तो आप गिनाएंगे, लेकिन वहां पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसमें फिर ट्रेड डील का मुद्दा आएगा। तो आप पहले इसको समझिएगा, अगर इंडिया और यूएस इन दोनों के जो है बातों को करें, पहला चीज इंडिया के लिए क्यों जरूरी है यूएस, अगर उसको हम देखें, पहला जो काम है, भारत एकदम क्लियर है, यूएस हमारे इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, आर्थिक तकनीकी रूपांतरण के लिए, विकसित भारत के लिए। उसका वजह क्या है, अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है इंडिया के लिए,
और अभी ट्रेड सरप्लस में हम ऑलरेडी वहाँ पर हैं। और दूसरा, आने वाले समय में जो क्रिटिकल इकॉनमी मतलब की जो रिसोर्सेज हैं और जो हाई टेक जो है इकॉनमी है, उनमें जो है इंडिया को जो सपोर्ट मिल सकता है वो यूएस से ही मिल सकता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी यहाँ पर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकॉनमी एंड टेक्नोलॉजी जो है इंडिया का, उसके लिए यूएस जरूरी है। यूएस जो है इसके लिए बहुत सी चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव से कर भी रहा है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अभी जो ट्रेड डील हुआ है इसमें जेनरिक ड्रग को भी जो है वो ओपन कर रहे हैं अपने यहाँ, तो बहुत बड़ा मतलब जंप भारत के लिए होने वाला है। बहरहाल उस पर तो ट्रेड डील पर अलग से बात करेंगे, लेकिन यूएस जो है एक तो अभी तक का तो सीधा सिंपल ट्रेड सरप्लस आपका है, और आपको जो है तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह मिल रही है और कोलेबोरेशन जो है कंपनीज के साथ। दूसरा, चाइना प्लस इस वक्त चल रहा है यूएस के दिमाग में, चाइना माइनस तो नहीं लेकिन चाइना प्लस चल रहा है। चाइना प्लस क्या है भाई, चाइना में जो वहाँ की यूएस की एमएनसीज जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ से विड्रॉ करके वो लोग आना चाहते हैं एक किसी अल्टरनेटिव कंट्री में, और इंडिया बेस्ट ऑप्शन उनके लिए है। तो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, और अमेरिकन कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़, कैपिटल इनफ्लो, हर एक चीज़ यहाँ पर लेकर आएगा। तो हमारे लिए ट्रेड, और ट्रेड से भी बढ़कर अगर सही तरीके से देखा जाए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो इसलिए यूएस में हमारे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा यहाँ पर। तीसरी चीज़ और समझना है कि जिस तरीके से चाइना के साथ इंडिया के जो है टेंशंस भी बने हुए हैं, और चाइना के साथ जिस तरीके का जो है ट्रेड डेफिसिट वहाँ पर है, और जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना है, उन पर्सपेक्टिव में यूएस हमारे लिए एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर बन सकता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमने कहा कि इंडिया क्या चाहता है, वो चाहता है रिसोर्स तक उसका रिसोर्स मतलब कंट्रोल उसके पास रहे। तो जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, तो उसके लिए क्वाड के फोरम पर बात हुई है इंडिया यूएस की, भाई हम जो है ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगे, रिसोर्सेज जो है उसके डेस्टिनेशन वो सब डाइवर्सिफाई, तो इन सब चीज़ों को इंडिया का लाभ मिलेगा। ओवरऑल मतलब एक लाइन में जो समझना है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अब दूसरा वही है। दूसरा जो है इंडिया एक तो जो है डिफेंस मार्केट का एक बड़ा लीडर बनता जा रहा है, और ड्यू टू यूएस अमेरिकी जो है सपोर्ट की वजह से डिफेंस मार्केट का एक बड़ा जो है प्लेयर यहाँ पर बन रहा है। डिफेंस मार्केट का प्लेयर कैसे बन रहा है, इंडिया तो अब देखिए ब्रह्मोस जो है वो सेल कर रहा है, बराक 8 जो है वो को प्रोडक्शन विथ इजराइल वहाँ पे हो रहा है, ये तो दिख रहा है ये सारी चीज़ें। इनके साथ साथ यूएस से उसको क्या हुआ है कि तमाम तरीके के जो है जो एग्रीमेंट हुए हैं, उसने जो मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ इंडिया है उसको बहुत इनहेंस कर दिया। फॉर एग्जांपल एक तो अगर आप देखिए तो लेनोवा हुआ, तो लेनोवा से ब्लू वाटर नेवी के रूप में थोड़ा मजबूत हो रहे, मतलब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेनोवा क्या है बेसिकली, लॉजिस्टिक जो है एक्सचेंज यहाँ पर समझौता है। तो अगर आप पैसिफिक ओशन में जा रहे हो, आपकी जो है मिलिट्री शिप जो है उसका कलपुर्जा खराब हो जा रहा है, या वहाँ पर फ्यूल नहीं है आपके पास है, या सप्लाई चीज़ें नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो उनके मिलिट्री बेस को। तो ये जो है आपकी कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी को इनहेंस कर दे रहा है, वहाँ तक आप पहुँच रहे हो। एक तो ब्लू वाटर नेवी के रूप में। दूसरा, लेकिन जो हम डिफेंस मार्केट वाला चूंकि हमने बोला है, तो उसको हमें समझना है कि जैसे हमने किया है एक तो ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ यूएस, तो जिसमें डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस पार्टनरशिप विथ डिफेंस जो इंडस्ट्री इनकी है उनके बीच में ISA बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर बन रहा है। हाँ, 2019 या 20 में हुआ था, अलग है वो। फिर यहाँ पर जो है इनके बीच में कामकासा हुआ, जो कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी इनके बीच का एग्रीमेंट है। तो इसमें इनक्रिप्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये AI और ये जो है ड्रोन के फील्ड में, अनमैन जो व्हीकल्स हैं उनके फील्ड में, सर्विलांस के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़ा लीड दे रहा है, और इंडिया उनके साथ जो है P8I, सी गार्जियन, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरीके से इन लोगों ने बेका भी किया हुआ है, बेसिक एक्सचेंज जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसके थ्रू जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे की वहाँ पे ट्रांसफर। तो इसे कुल मिलाकर एक तो इंडिया जो है यूएस के साथ मिलकर डिफेंस मार्केट में उसकी बढ़त बन रही है। इसका एक और रीज़न है, MTCR का भारत मेंबर बन गया ड्यू टू यूएस। इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया समूह और वाजिनार समूह का मेंबर बन गया। इंडिया की कैपेसिटी इन सब चीज़ों से बाधित थी ना आज तक। आप ऑस्ट्रेलिया समूह के मेंबर नहीं थे, बायोलॉजिकल और जितने एजेंट हैं और केमिकल एजेंट आपके पास थे नहीं, इस इंडस्ट्री में आप गायब थे।
और आप वाजेदार समूह के मेंबर नहीं थे, ड्वेल यूज जो भी वहां पर होते थे उपकरण, इक्विपमेंट, उन सब चीजों से आप डिप्राइव्ड थे। तो एक तो डिफेंस मार्केट में आपकी मजबूत पकड़ बन रही है, दूसरा आपका डिटरेंस जो है चाइना पाकिस्तान से मजबूत हो रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से, तीसरा हार्ड पावर के रूप में आप मजबूत हो रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये बोलेंगे कि सर वहाँ पर आर्थिक तकनीकी रूपांतरण के साथ साथ इंडिया का एक तो हार्ड पावर के रूप में इमरजेंस हो रहा है, या आप कहेंगे ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का, वैश्विक प्रभाव, वो यूएस के हेल्प से जो है काफ़ी बढ़ा है, और स्पेशली इन डिफेंस एरिया जहाँ पर इंडिया का मिलिट्री कैपेसिटी, डिफेंस चीज़ें जो हैं मजबूत यहाँ पर हुई, इसलिए इंडिया जो है वह भारत के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए ज़रूरी है। और तीसरा आप एक चीज़ और बोलेंगे कि यूएस जो है वही असल में इंडिया को एज अ लीडर ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन वह ट्रीट कर रहा है, तो इससे भी जो है इंडिया की इस क्रेडिबिलिटी जो है इस रीजन में, मतलब एक हेजोमन जो है, एक सुपर पावर आपको कह रहा है कि तुम नेता हो, तो अपने आप आपको जो है वैलिडेशन मिल जा रहा है, आपको वहां पर जो है मजबूती मिल जा रही है। तो इसलिए डायरेक्टली अगर देखा जाए तो यूएस से इंडिया को फायदा किस चीज का है, वो जो इंडिया का विजन है, विकसित भारत का विजन है, उसके लिए इंडिया जो है यहाँ पे यूएस की, तो यूएस हमारे लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को ध्यान में रखकर। अब आते हैं कि क्या आपकी संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है यहाँ पर, ये सारी चीजें। तो संप्रभुता पर खतरा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यूएस जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीज फायर वायलेशन को जो है उसकी क्रेडिट लेना, इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई, 100% क्रेडिबिलिटी डाउन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। या जो है यहाँ पर इंडिया की मौकरी करना कि इंडिया टैरिफ किंग है, या अफगानिस्तान में इंडिया ने का कोई रोल ही नहीं था, जितना इंडिया वहाँ पर जो है 20 साल में किया 4 घंटे में जो है अमेरिका करता, इस तरीके के जो स्टेटमेंट यहाँ पर उसके द्वारा पास किए गए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर शो करते हैं कि जो यूएस है वह इंडिया के जो रेपुटेशन, ग्लोबल रेपुटेशन है, जो इसका सेल्फ स्टीम है, ये इसके अगेंस्ट वहाँ पर जो है ये इस तरीके के स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर तीसरी की जो इंडिया के एलाइज हैं उनसे उसको दूर बनाना, तो मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल एक चीज़, और वो क्या है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल या डायरेक्ट करने का जो कोशिश कर रहा है यूएस, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि इंडिया की सॉवरेंटी जो है वो थ्रेट में। तो अब वो ये पूछेंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं और तुम बताओ कि क्या वहाँ पर सॉवरेंटी जो है एम्पर हो रही नहीं, तो क्या लगता है आपको? तो इंडिया ने सॉवरेंटी से समझौता कहाँ किया सर, ये तो यूनिलेटरल स्टेटमेंट है ना। बिल्कुल। हमने उनकी बात, जब उन्होंने क्वाड को मिलिटराइज करना चाहा हमने नहीं किया, एससीओ से निकलने को कहा हम नहीं निकले, ब्रिक्स से निकलने को हम नहीं निकले, बिल्कुल। हम डीडोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, हम ठीक, मतलब इतना ये बहुत सफिशिएंट है कि आप बता देंगे भाई कि यूएस के दबाव के बावजूद हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते रहे, हमने कभी भी जो है वहाँ पे, अब आप एग्जांपल देंगे सर, बहुत सी चीज़ें रही हैं जो यूएस जो है इंडिया के ऊपर फोर्स करता रहा है, जैसे रशिया के साथ ही, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं। अब लेकिन वो बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि ईरान जो है आपके एक एलाई था, आपके साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं रह पाए, वेनेजुएला अब मान लीजिए कर रहे हैं तो पहले नहीं था, और अब आप जो है रशिया से भी बोल रहे हैं कि ऑयल जो है वो इम्पोर्ट आपका कम होगा, तो ये जो नया डेवलपमेंट है, ये नहीं लगता आपको यहाँ पर? तो सर वो जो ट्रेड गेम है इंडिया वर्सेस यूएस का, वो बेसिकली लॉजिक पर है कि इंडिया यूएस के वस्तुओं पर वो ज़्यादा टैरिफ लगाता रहा है, तो मेन वो रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ पे अगर हम डील करें, पहले अगर अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करें, चूंकि आज हमारा डिपेंडेंस अमेरिका पर ज़्यादा है, इसलिए हम उनकी कुछ बातें मान रहे हैं, लेकिन जैसे मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रशिया से इंडिया ने ये बोला है कि हम धीरे धीरे फेज वाइज, ये मतलब यूएस का कहना है कि रशिया जो है से ये इंडिया जो है अब वो ऑयल इंपोर्ट घटाएगा। नहीं, तो ऑयल इंपोर्ट तो इसलिए भी घट रहा है क्योंकि उनकी कंपनियों को बैन कर दिया गया है, मतलब उनकी कंपनियों को डॉलर में एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये चैलेंज है ना। ईरान से भी तो ही चैलेंज है कि हम डॉलर यूज नहीं कर सकते, उनको डिनोटिफाई कर दिया है, तो इससे बचने के लिए हम जो है तो यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था वही लेके चलना है, अननेसेसरी उलझना नहीं है। उलझना क्या नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। रसिया से मोहब्बत या अमेरिका से मोहब्बत हमारा नहीं है। हम जो है यूक्रेन के बारे में जब हमसे बोला गया कि आप जो हैं इंडिया, क्या रूस का लाइफलाइन था यूक्रेन क्राइसिस में, तो इंडिया बोलेगा कि नहीं, क्योंकि इस दौरान 67 बिलियन यूरो का ट्रेड 2023-24 में यूरोप ने रशिया के साथ किया है। तो अगर तुमने किया है तो पहली चीज इंडिया ने एकदम क्लियर किया, और दूसरा यूएस ने जो है यूरेनियम, पैलोडियम, इस तरीके फर्टिलाइजर ये रशिया से ट्रेड किया है इसी ड्यूरेशन में, तो इंडिया ने कहा कि हमने कोई पाप नहीं किया। दूसरा,
इंडिया जो है वो एक बिजनेस कर रहा था, बहुत सस्ते आसान शर्तों पर ऑयल मिल रहा था जो हमारे इंपोर्ट बिल को कम कर रहा था। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी, अगर ये लगाते न लगाते सैंक्शन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बीच में अभी कुछ समय पहले आ गई थी कि इंडिया अब जो है वह रूबल रुपए वाला जो है खेल शुरू हो गया था, डॉलर तो उस तरीके का, तो एक सैचुरेशन पे वो डील जो है, ऑयल जो हमारा ट्रेड था वो एक सैचुरेशन पे आ चुका था। अब इससे ज़्यादा हम खरीदने की स्थिति में भी वहाँ पर नहीं थे। 1 बिलियन से 75 बिलियन हो जाता है। हाँ, 10 तो 60 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड उनके साथ, 68 बिलियन डॉलर हमारा अचानक हुआ। रशिया के साथ 10 बिलियन डॉलर के लगभग था, अचानक 68 बिलियन डॉलर वहाँ पर हो गया। तो उसमें इसी वजह से यहाँ पर हुआ। तीसरी चीज़ कि इंडिया कल भी बिजनेस कर रहा है, आज भी बिजनेस कर रहा है, आज हमको फिर एक अल्टरनेट मिल गया और यहाँ पर वेनेजुएला सीधे से सीधे अल्टरनेट, तो अगर हमको मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज़, ये कोई फॉर्मल जो है कमिटमेंट नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई बिल्कुल कि हम जो है ऐसा हमारे ऊपर थोपा थोड़ी गया है कि आप रूस से नहीं खरीदेंगे। और इवन अभी जो ट्रेड डील हुआ है उसमें जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने पर टैरिफ नहीं रखा गया। वैसे भी अभी कोई ऑफिशियल जवाब आया भी नहीं है सर ना। सर नायरा एनर्जी से बार ट्रम्प क्या है? प्रोव कर रहे हैं। नायरा एनर्जी कोई ट्रेड करेगी क्या, कोई कंपनी है नायरा एनर्जी उसके ऑयल के साथ या इनसे रशिया से ना, हाँ और क्या, तो करना ही है, मतलब हमको रखना कैसे, मतलब ये हमको कब हो रहा है उसका रीजन कुछ और है, उसका रीजन बेसिकली सैचुरेशन ऑफ ट्रेड। सर बिजनेस पर्पज से हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ खरीद लेंगे, बस। चाहे रसिया हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे कहीं हो सर। सर अगर इस पे अगला सवाल ये बने कि मतलब आप उसके साथ बिजनेस पर्पस बना रहे हैं जो आपका ऑल टाइम फ्रेंड नेचुरल लाई रहा है रशिया। हाँ, अब एक अच्छा सवाल ये कि भाई रशिया जो है वो आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में आप उसको डील करते हैं, आप उसको जो है धोखा नहीं दे रहे हैं। इंडिया तो एकदम बिल्कुल गलत काम कर रहा है यहाँ पर, आप तो रशिया के साथ गलत करें। तो वहाँ पर पहली चीज़ आप बताएंगे कि इंडिया और रशिया दोनों के अपने जियोपॉलिटिकल कंपल्सन है, दोनों जो हैं वह एक दूसरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में एक दूसरे के रिश्ते को नहीं देखते हैं। सर यहाँ सिचुएशन ये है कि रशिया चाइना का इंटीग्रल जो है पार्टनर बन चुका है, क्या हमको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उस पर? लेकिन हमने नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के जियोपॉलिटिकल जो नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, वो अलग अलग हैं। पहली चीज़ तो ये है, और कनेक्टिविटी, इसीलिए इंडिया और रशिया फ्यूचर पार्टनर के रूप में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वहाँ पर जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। लेकिन अभी जियोपॉलिटिक्स की वजह से वहाँ भी अपॉर्चुनिटी गड़बड़ हो रही है। जैसे जो ईरान है, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा, इंडिया और रशिया रिलेशन स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर वह इवॉल्व नहीं हो जाता है तब तक नहीं। तीसरी चीज, रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है वह केवल अब एनर्जी पर, मतलब ये ऑयल पर बेस्ड नहीं है। ये तो अभी तो ऑयल तो नया फैक्टर है इनके रिलेशन का। ये तो 2017 में इन लोगों ने एक बैठक की जिसमें कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ ईच अदर, कि हम एक दूसरे को देखते हैं यार, डिफेंस और कुछ खरीद ही नहीं रहे एक दूसरे से, तो कुछ और करते हैं। तो ऑयल को उन लोगों ने, मतलब एनर्जी को उन्होंने किया। आप केवल इतना सिंपल बताइए कि सर अभी जो है इंडिया का एक एम्बिशियस जो है पॉलिसी है, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का नाम सुना? नहीं सुना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं, एक्ट फॉर ईस्ट। फॉरेस्ट मतलब साइबेरिया जो क्षेत्र है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, मतलब फॉरेस्ट तो पूरा का पूरा जापान, कोरिया ये सब है। साइबेरियन क्षेत्र में इंडिया ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, और ये मंगोलिया और वो क्षेत्र क्योंकि साइबेरिया वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वहाँ व्लादिवोस्टोक जो है पोर्ट और इधर चेन्नई पोर्ट, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, इसी वजह से तेल बढ़ा भी, तो ये भी वहाँ पर। और सखालिन जो वहाँ पर है ओवीएल का जो है वहाँ स्टेट में हिस्सेदारी है वहाँ पर। चौथी चीज़, आर्कटिक जो ओशन है वह दुनिया का सबसे बड़ा गेम जोन बनने वाला है, और ये जो एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी है ये इंडिया को पहुंचा दी है आर्कटिक। सखाली में सर ओएनजीसी का कुछ इन्वेस्टमेंट मिली है, वही उसी बोल रहे हैं, तो उसी लिए बोल रहे हैं। तो आर्कटिक में हम पहुंच गए इस एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो ये जो है इस तरीके से आप रशिया वाला मतलब इंडिया और रशिया रिलेशन जो थोड़े होल्ड पे दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल नेसेसिटीज। अदरवाइज डी-डॉलराइजेशन की तरफ जैसे बढ़ेंगे दुनिया आगे बढ़ेगी। वैसे भी सर अमेरिका कोई भरोसा नहीं क्या कर सकता है। इसीलिए तो चाइना को ये आप आंसर में यही रखना है, मतलब इस अप्रोच के साथ आपको बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपने बार बार, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ इनको जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी खासी समझ है। इसीलिए रशिया को बस आपको ये मेंशन करना है। इसलिए तो रशिया कभी छोड़ा नहीं है क्या? नहीं, इंडिया नहीं छोड़ेगा। सिंपल सी चीज है, इंडिया जो है रशिया चाइना पे रिलाई नहीं करता, इंडिया यूएस पे रिलाई नहीं करता है, लेकिन दोनों की जरूरत इस वक्त जो है चाइना और यूएस हैं।
लेकिन इन फ्यूचर में मिडिल पावर के रूप में, एस्पिरेशनल पावर के रूप में इन दोनों के हित एक जैसे हैं। इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है अभी, लेकिन नीड पूरी नहीं कर सकते एक दूसरे की। ये यहाँ पर नीड है ही, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है ये। बिल्कुल। अभी सर जो बांग्लादेश का जो क्राइसिस हुआ है, अभी देखिए सर जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी जाके मिली भी थी, बीएनपी से बीजेपी नहीं, हाँ बीजेपी बांग्लादेश मतलब विदेश मंत्री जो वहां पर मिले हैं, हाँ बीजेपी कांग्रेस चक्कर मत पड़िएगा, विदेश मंत्री का पार्टी नहीं होता है। नहीं, जैसे सर पार्टी की मतलब पेपर में आया हुआ था वो शायद, तो सर नेशनल इंटरेस्ट की बात रही तो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर गए थे, बीजेपी नहीं गई थी। मतलब निकल गया वहाँ निकलना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में बीजेपी चुनाव लड़ रही यूएस है। की China+1 इन्वेस्टमेंट नीति आप बता रहे हाँ। थे, उसमें जैसे कि इंडिया के ज्यादा फायदा वियतनाम जैसे कंट्री को हो रहा है। इसका क्या रीजन है और इसमें क्या कुछ? क्योंकि वियतनाम और जो बांग्लादेश है ना, ये इमर्जिंग बड़ी तेजी से, बांग्लादेश में अगर ये स्टेबिलिटी न होती तो बांग्लादेश भी बहुत अच्छा, Cheap labor। और फिलीपींस जो है बहुत ज्यादा, ये सब बड़े कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है। अच्छा, इसी में एक सवाल। ये एकदम शुरुआत अभी इन लोगों ने, ये जितने कंट्रीज हैं इन लोगों का सर्विस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से, खासकर वियतनाम बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिलीपींस वियतनाम सर्विस इंडस्ट्री में, इन लोगों ने अपने यहाँ बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं। छोटे कंट्री हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कम चीप लेबर तो है ही, चीप लेबर तो भारत में भी है, लेकिन इनके यहाँ कंप्लायंस लॉ जो हैं वो बड़े आसान इन लोगों ने कर दिए हैं। इंडिया में अभी भी ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, अभी भी हमने उस तरीके का, बार बार हम कह रहे हैं कि डिजिटल गवर्नेंस और ये सब हमने जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कर दिया अभी बहुत बड़े लेवल पर, और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है फेडरलिज्म है, 2 लेयर गवर्नमेंट है, तो एक जैसी पॉलिसी यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री में एक जैसी पॉलिसी पूरी कंट्री में हो गई, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। हो नहीं रहा। अच्छा, अभी 5 साल दूसरी कोई दूसरी सर, सरकार क्या है। ये आरोप ठीक है कि मतलब इंडिया जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया ने बांग्लादेश के लिए छोड़ा हुआ था मार्केट? नहीं सर, नहीं, बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल बिल्कुल इंडस्ट्री तो इंडिया पे डिपेंड है सर। बांग्लादेश की बिल्कुल है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि दोनों इंडिया बांग्लादेश ये दोनों मिलकर वहां पर लीड करें। हम यहाँ पर जो है बहुत कन्फाइंड होकर सोचते हैं ना कि ये जो है यहाँ पे बांग्लादेश और मतलब कि आगे बढ़ रहा है या इंडिया पीछे हट रहा है। बहरहाल जैसे आपने कहा कि वियतनाम जो है या फिलीपींस जो है, इन सबको ज़्यादा चाइना प्लस का लाभ वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इन मार्केट की जो है सेचुरेशन कैपेसिटी है, ये चाइना प्लस को पूरी तरीके से, ये आज इमीडिएट इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है 4 कंपनी वहाँ जाए, 2 कंपनी यहाँ आए, लेकिन ये मार्केट छोटे छोटे मार्केट हैं, ये ज़्यादा जो है उस तरीके से नहीं कर सकती है, मतलब इस कंसेप्ट को। तो इंडिया अल्टीमेटली जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है उसका फेवरेबल कंडीशन बनेगा तब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म सही तरीके से मतलब कि वो हो जाए स्टेबल। इंडिया, आप एकदम ध्यान रखिएगा, इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, इंडिया में रिफॉर्म्स हुए नहीं है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जीएसटी उनमें से एक था, लेकिन जीएसटी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जीएसटी में 10 तरीके की प्रॉब्लम अभी भी हैं। यहाँ डिजिटलाइजेशन अभी प्रॉब्लम दुनिया भर की है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड, इन सब के सामने बहुत गैप बना हुआ है इंडिया में। और इसी तरीके से अभी जो है जिस तरीके का यहाँ पर लैंड रिफॉर्म होना चाहिए या जिस तरीके से लेबर रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। एक आर्टिकल आया था तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग पे। तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, 14% ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वहाँ पे। बिल्कुल। और उसमें जो BRAP वगैरह वगैरह का लॉज जो है, इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये मतलब कमाल है तमिलनाडु में। कमाल तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। अरे करें वो तो ठीक, मेरा अपना मानना है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो डिजर्व करते हैं, जो इनके पास है वो ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये हब बनने चाहिए। सिंगापुर इनकी इतनी बड़ी बड़ी, तमिलनाडु जैसी इकॉनमी, तमिलनाडु से छोटा ताइवान, इनसे बड़ी इकॉनमी बना हुआ है। हम तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना, हम एक यूनिट के रूप में अगर देखें इंडिया में मतलब मैं सब सही बात है सारी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो अप्रोच है वो क्लियर रहना चाहिए। अभी जो है हमने काम बहुत किए हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो कई जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी क्राइसिस वहां पर बनी। एक तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके के रिफॉर्म्स भी नहीं हुए, बहुत से अभी लॉज पॉलिसीज अभी बनने बाकी हैं और बहुत से जो बने हैं उनको इम्प्लीमेंट होना बाकी है। और तीसरा जो है यहाँ पे जब तक आपके इंटरनल मार्केट का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आपका इन्वायरमेंट नहीं बदलेगा। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है जब तक वो रिसर्च डेवलपमेंट में नहीं एंट्री करेगा
तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। इनोवेशन आपको बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन, गवर्नमेंट इंडिया की वेलफेयर गवर्नमेंट है, और फ्री बीज वाला मतलब उसको तो वहाँ पे अननेसेसरी आप मत डिबेट खड़ा कर दीजिएगा। लेकिन ये समझिए कि आप जो है सबको मुफ्त खाद्यान्न देंगे, और या फिर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब इतनी चीजें हैं, कैसे आप हर चीज संभालेंगे? हर एक चीज में हम क्या बोलते हैं, शिक्षा पर ग्रोथ, ये जीडीपी का इतना होना चाहिए, हेल्थ पर इतना होना चाहिए, तो किस पे कम होना चाहिए? मैं भी ये सोचता हूँ, लिटरली मैं सोचता हूँ इसे किसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर या तो भाई आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, तब तो जो है वहां पर जाए। अच्छा, एजेंसी कड़ी में एक सवाल आगे बढ़े कि जैसे जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है 1991, वो जैसे यूपी जैसे स्टेट उसको मतलब क्या बोलते हैं, हार्नेस नहीं कर पाए हैं, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस आए कि उसको हम मैनेज कर पाए? हाँ तो बिल्कुल आप बताएंगे, बहुत सी दुनिया भर की चीजें बताएंगे। यूपी वाला भी अलग से, यूपी वाला तो उस दिन किए थे, लेकिन अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया नहीं, second ओवरऑल देश। वो जैसे यूपी का क्या है, अगर आपका ऑलरेडी जो है ग्रोथ कम रहा है और अचानक अगले साल ग्रोथ होगा, तब तो फिर ग्रोथ रेट ज्यादा ही होगा ना। बिहार भी बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, हाँ, लेकिन इस तरीके के ग्रोथ रेट को पहले तो कंटिन्यूटी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये चीजें जो हैं वो इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए ना। अब पता चला कि 3 जगह पर जो है सारा इन्वेस्टमेंट 45% इन्वेस्टमेंट आ जाए, बाकी जो रीजन है वहां पर उस तरीके का नहीं। हाँ ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, यूपी में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो इशूज हैं वो नहीं है, तो इशूज हैं। और यही इसी वजह से आप बताएंगे कि अभी भी आप जो है डेटा भी अगर बेसिस पर देखेंगे तो बहुत से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर यूपी भी बहुत पीछे है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स आप उठाकर देख लीजिए, सोशल प्रोग्रेस जो इंडेक्स यूपी का उसमें रैंक है, हेल्थ एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस है, जो बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों में काम करना है। तो बहरहाल अभी इंडिया पे तो अलग से बात किया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पे यूएस में चल रहा है। हाँ हाँ, तो एक तो ये समझना है कि यूएस क्या हमारी सॉवरेंटी को जो है हैम्पर कर रहा है, तो वहाँ पर बड़ा क्लियर बताना होगा कि नहीं, और वहाँ पर जो है फिर आप अपना आंसर लेकर आएंगे कि जो यूएस के साथ हमारा डील है वो क्या है, कि आप यहाँ पर जब किसी कंट्रीज के साथ जाते हैं तो आपको बताना भाई गिव एंड टेक होता है, और यूएस के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, और उनमें कोई एक गोल्डन मीन निकालने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। अब आते हैं दूसरा कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि यूएस के वजह से आप एंटी चाइना होते जा रहे हैं चीन के खिलाफ, और चाइना और आपका रिलेशन जो है खराब हो रहा है, या टेंस यहाँ पर जो है रिश्ते हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज और समझिएगा, चाइना जो है वो अभी से नहीं 2008 से इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट स्टार्ट कर चुका है, और यह जो है बहुत से लोग बोलेंगे कि यह परसीव्ड है या बनाया हुआ यह खतरा है यहाँ पर, लेकिन जो चाइना की पॉलिसी है वो इसको बताती है कि ये चीज़ें यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना भारत के मतलब अमेरिका के पास जाने से भारत का चीन के संबंध नहीं खराब हुए। चाइना का जो एशियन विजन है उसमें इंडिया फिट नहीं बैठ रहा है, और इंडिया जो है वह चाइना के लिए थ्रेट है। इन चाइनाज एशियन विजन ये मेन खतरा है, और इस वजह से कंफ्लिक्ट होगा। इसलिए भी हमको अमेरिका से रिश्ता बनाना है, कंफ्लिक्ट होना ही होना है इंडिया और चाइना के बीच में। क्यों होना है पहले उसको समझिए। बिल्ड रोड इनिशिएटिव का जो है विरोध कौन किया? इंडिया। तो आपसे पूछा जाएगा बिल्ड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो है पूरी तरीके से चाइना ओरिएंटेड है, ट्रांसपेरेंट है वहां पर, और ऐसा नाम ट्रांसपेरेंट है, ऐसा मतलब है कि BRI में बोल रहा है कि भाई जो है पैसा भी हम ही देंगे और प्रोजेक्ट भी हम ही सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी हम ही करेंगे, हमारी कंपनी करेगी, लेबर भी हमारा होगा, इवन रॉ मटेरियल भी हम लेकर आएंगे। ऐसा दुनिया में कौन देश करता है? और इंटरेस्ट भी हाई रेट हम जो है रख के चलेंगे, तुमको डेट ट्रैप में भी उलझाएंगे। तो इंडिया अगर तुम लोन दे रहे हो तो लोन दो, और हम अगर अपनी कंपनी से वो प्रोजेक्ट कराना चाहेंगे हम कराएंगे। अगर तुम आना चाहते हो हम तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करें, हमारी और तुम्हारी कंपनी मिलकर वो काम करे, तब तो ये फेयर गेम होगा। आप सीधे आइए और सारी चीजों को इन्वेस्टमेंट जापान छोड़ के साथ उसके लिए तो नहीं ना अभी। तो एक तो चाइना जो है वो इंडिया और चाइना के इनहरेंट जो है इशूज हैं, उनको यूएस से क्लब करने की जरूरत नहीं। मतलब इंडिया चाइना टेंशन ये इंडिया यूएस रिलेशन की वजह से नहीं है, अगर कोई ये क्वाड की वजह से नहीं, अगर कोई ये बोल रहा है, ये ध्यान, हाँ उसने एक्सेलरेट किया है, ये बात तो आप मानिए। लेकिन थ्रेट ऑफ डेमोक्रेसी
थ्रेट जो किसको मतलब? चाइना मतलब ये इंडिया का डेमोक्रेटिक होना और चाइना का ऑटोक्रेटिक होना एक थ्रेट उनको हमेशा बना रहता है। बहुत उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो भी है, लेकिन उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, पहले उनको बात कर लें। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो एकदम सिंपल है कि चाइना जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इंडिया का पार्टिसिपेट न करना, RCEP में इंडिया का पार्टिसिपेट न करना, इंडिया का चाइना के CPEC में जो है पार्टिसिपेट न करना, इंडिया का एज एन अल्टरनेटिव ऑफ चाइना अपने को प्रेजेंट करना। अब तुम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हो साबांग में, चाबहार ग्वादर पोर्ट के जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको कमजोर कर दिया ना। तो आप जो है अगर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं यूनिलैटरल, चाइना को तो लगता है कि यूनिलैटरल लेके चल रहा है, हमारे साथ चलता हमारे जूनियर पार्टनर के रूप में, तो ये कंपटीटर हो गए ना तो इस क्षेत्र में। तब तो जब तुम भी वही काम कर रहे हो, हम भी वही काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया भी है, चाइना सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इवन तो वो सिक्योरिटी थ्रेट है लेकिन वो अपने को प्रेजेंट कर रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में चाइना। तो जब आपके जो है कंपटीशन के जोन एक हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म आप मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यहाँ पर बन रहे हैं, तो इस वजह से। और तीसरा जो एक लेगेसी है बॉर्डर डिस्प्यूट का, और जो वहाँ पर चाइना जो है उसका यूज करके लगातार साइकोलॉजिकल या जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है इंडिया के साथ वो यहाँ पे करता रहा। फिर यहाँ पर जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये जिस तरीके से हमारे नेबर में वो मजबूत हो रहा था, तो इंडिया को तो अल्टीमेटली चाइना को लेकर कोई ना कोई तो स्टेप यहाँ पर लेना था। तो आपको बताना होगा पहले सर ये इनहेरेंट प्रॉब्लम रही है बॉर्डर डिस्प्यूट से ही एक ऐसा मतलब वो गहन मिसट्रस्ट इन दोनों के बीच में है कि वो इनके रिश्ते को समा नहीं बनाए। दूसरा सर यहाँ पर जो है दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में यहाँ पर क्या हो गया, फोन आ गया था। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के जो प्रतिस्पर्धी जो हैं यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में, और जो एशियन विजन ऑफ चाइना है, यानी एक तरीके से चाइना के हेजोमनी में एशिया, यूनिपोलर एशिया, उसमें इंडिया फिट नहीं है। इस वजह से ये मतलब इनहेरेंट, मतलब इतना सिंपल होना है कि इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यूएस की वजह से इसको जो है ज़्यादा बढ़ावा मिला है, लेकिन यूएस के साथ नज़दीकी या क्वाड के फोरम पे इंडिया का प्रेजेंस वह इंडिया के फ्यूचर को सेव करने के लिए, नेसेसिटी फ्यूचर के लिए सेव की मतलब ये है, हम अगर चाइना को फ्री स्पेस देते तो हमारे नेबर में भी मजबूत होता है, इस पूरे क्षेत्र में यूएस से नज़दीकी बढ़ने से एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली कि हम अपने नेबर में भी जो है अपने को मजबूत करें और पैसिफिक ओशन में भी अपने को लेकर जाए। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से एटलीस्ट आज हम मंगोलिया में हैं, जापान, कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इनके साथ के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर बोलेंगे कि यूएस इंडिया रिलेशन और इंडिया चाइना टेंशन इनको एसोसिएट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बस बढ़ाया है उस मुद्दे ने, बस ये। सर ऐसे जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे इंडिया, आप बता रहे हैं कि इंडिया के संप्रभु हित के लिए चाइना थ्रेट है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत के डेवलपमेंट के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, तो इसे आप किस रूप में देखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में अगर बात करें तो मतलब इस पर्सपेक्टिव में, यूएस के पर्सपेक्टिव में, चाइना पर जो है हमारी ओवर डिपेंडेंसी है इंडिया की। फॉर एग्जांपल 70% जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है API, हम वहाँ से परचेज करते हैं। बिना उसके हमारा जेनरिक जो ड्रग्स का कारोबार है, वो फार्मा जो कैपिटल हम दुनिया के बने हैं, वो हमारा कमज़ोर होगा। रेयर अर्थ मैग्नेट हमें वहाँ से चाहिए, हमें जो है बैटरीज जितने हैं वो वहाँ से, सेमीकंडक्टर हमें वहाँ से, इलेक्ट्रिकल गुड्स वहाँ से। तो मैक्सिमम चीज़ें जो इंडिया की नीड्स हैं वो वहाँ से पूरी हो रही हैं, और उसी वजह से $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब मोर देन $150 बिलियन का जो है इनके बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये इस वजह से कि इंडिया जो है डिपेंडेंट है, तो ये कौन यहाँ पे खारिज कर रहा है कि इंडिया के लिए चीन इंपॉर्टेंट, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, इमर्जिंग इकॉनमी है ना, मतलब वो डायनेमिक इकॉनमी है, और नेचर भी भारत जैसा है। जिस इकॉनमी का नेचर इंडिया के जैसा हो तो बहुत कुछ इंस्पायर और बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर मिलेगा, और जर्नी भी एक जैसी हम लोगों की रही है। ग्लोबल लेवल पे हम एक हैं, ब्रिक्स के फोरम पर, SCO के फोरम पर, AIIB के फोरम पर। तो कौन कह रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है वह अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते, या इनके बीच प्रॉब्लम चाइना की अलग है। चाइना, हमने कहा कि जैसे हमने बोला कि चाइना जो है वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा सुप्रिय रखता है और दूसरे वाले को डिपेंडेंट।
कि वहाँ पर वह इक्वल पार्टनर के रूप में स्पेस नहीं देता, फेयर नहीं है। जैसे हमारा फार्मा मार्केट उनके यहाँ ओपन नहीं है, नॉन टैरिफ थ्रू जो है बैरियर के थ्रू उन्होंने हमारे फार्मा सेक्टर को बैन किया हुआ है एक तरीके से अनऑफिशियली। हमारा आईटी सेक्टर वहाँ पे नहीं है, मतलब है लेकिन उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर इतने लगा दिए कोई मतलब का नहीं। तो जब हमारा ट्रेड इम्बैलेंस केवल इसलिए नहीं है कि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं और सारा चीज़ खरीद रहे हैं, हम भाई वो कुछ जगहों पे मजबूत होंगे, कुछ जगह पे हम तो मजबूत हैं, तो जो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है वो आप ओपन ही नहीं करें, फिर डंप हमारे यहाँ अलग से कर दे रहे हैं। फिर करेंसी जो है लंबे समय तक करेंसी मैनिपुलेटर रहा है, जानबूझकर वैल्यू जो है अपना जो है गिराता रहा है चाइना। तो इन चीज़ों की वजह से जो हम देख रहे हैं इम्बैलेंस वो वहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं डंप की वजह से जो RCEP का मामला था उसी में से बाहर हुआ था सर। बिल्कुल। श्याम स्वर्ण इस पे लिखते हैं, श्याम स्वर्ण नाम है ना, उन्होंने लिखा था आर्टिकल में कि इंडिया एंड चाइना आर इन सच सिचुएशन कि यहाँ पे सर भी टकराएगा, हाथ भी पकड़ना है, दोनों काम इकट्ठा करना है। नहीं, इंडिया जिस तरीके की पॉलिसी लेके चल रहा है वो चाइना पे डिपेंडेंसी को खत्म करना इंडिया की मजबूरी है, वो है बहुत जल्द से जल्द वहाँ पे। तो ये जो आपका सवाल है कि चाइना, क्या सवाल था? इन्वेस्टमेंट चाइनीज कि हाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रेट, मतलब वो अपॉर्चुनिटी इस रूप में नंबर और वॉल्यूम के हिसाब से तो है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन जो चाइनीज जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, उनके मतलब जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी और इन सब के अकॉर्डिंग वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर उनका जो ट्रांसपेरेंसी ना होना उनके मतलब इन्वेस्टमेंट में, और एंटी इंडियन जो है एक्टिविटीज़ में वो जो है इन्वॉल्व हैं, तो हम रिलाई नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मुद्दा यहाँ पर आएगा। ये वाली बात आप वो वहाँ पर बताएंगे। एक कारण और इसका, ये वाली बात जो है उसमें दिया सर्वे में ही दिया था कि इस समय जो यूएस में है इन्वेस्टमेंट इन एआई जो है बहुत पूरे तरीके से यहाँ से वो एफडीआई का बैक फायर हुआ है, इंडिया से वापस गया है। इस वजह से इंडिया एज ए मोमेंट्री देख रहा है कि शायद चाइना का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसको हम कोप अप कर सकें, जो इधर पिछले 2-3 साल से हो रहा है एफडीआई का। एक रीजन ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। अब क्या बचा है? ट्रेड डील। ट्रेड डील। तो अभी लेकिन ट्रेड डील जो है ऑफिशियली ट्रेड डील नहीं, वो हम नहीं करेंगे। ट्रेड डील अभी ऑफिशियली आया नहीं है, और ट्रेड डील आज छपा था पीयूष गोयल का इंटरव्यू 2 दिन वो तो सब सारा चीज़ सही है। सर जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि बार बार प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं, तो इंडिया ऑफिशियल रूप से कोई जवाब नहीं दे रहा, तो उससे उसकी सॉवरेंटी और इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। किसकी सॉवरेंटी पे? इंडिया की सॉवरेंटी, जैसे सॉवरेंटी और मतलब जो लीड करने की, ग्लोबल लीडर बनने की वो पावर है, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ बार बार यूएस प्रेसिडेंट प्रोवोक कर रहे हैं और इंडिया जवाब ही नहीं अच्छा दे रहा। हाँ ठीक है, मतलब ये जो है एक सवाल बनता है कि भाई यूएस जो है वो इंडिया जवाब नहीं दे रहा है इस समय। यूएस के जो है हम बहुत से इंडिया को जो हमने कहा कि वो हमारी मौकरी कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, या जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जो है अलाइंड जो है स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया को भी इस तरीके का वहाँ पर जवाब देना होगा? 2-3 चीज़ें वहाँ पर हमें समझनी है। पहली चीज़ ये है कि यूएस के साथ हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इस वजह से कि एक तो वहाँ पर डायस्पोरा भी हमारा मजबूत है, तो हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया जिस फेज से गुजर रहा है वहाँ पर वह स्ट्रेटजिक पेशेंस वह इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पर है। स्ट्रेटजिक पेशेंस का मतलब ये है कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं इंक्लूडिंग यूएस जो है, हमें ये देखना है कि अगर वो हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट को टच कर रही हैं, हैम्पर कर रही हैं, तब तो हम वहाँ पर अपनी क्लियरिटी देंगे। इंडिया रिएक्शनरी फॉरेन पॉलिसी की जगह क्लियरिटी इन फॉरेन पॉलिसी पर ज़्यादा बिलीव कर रहा है। इन दोनों में अंतर समझना होगा। हर चीज़ क्लियर हो रही है समय के साथ, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो अनक्लियर रहेगा। चीज़ों में क्लियरिटी आई, लेकिन कोई भी सेंसिटिव इशू पर गवर्नमेंट अपना जो है स्टेटमेंट नहीं दे सकती। अब आप कहिए कि चाइना जो है कहाँ पे है कहाँ नहीं है, कि हर चीज़ गवर्नमेंट वहाँ पर बताए, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन रिएक्शनरी आप कहेंगे कि सरकार वहाँ पे इंडिया जो है नहीं माना तो नहीं माना, वही हमने सीज फायर उनके प्रेशर में तो नहीं किया, हम उनको रिएक्शन नहीं देंगे, हम अपनी क्लियरिटी देंगे। इन दोनों में अंतर बस ये बताइएगा, और उसका रीज़न यही है
क्योंकि बहुत से कंट्रीज जो हैं जैसे लाइक यूएस, अदर कंट्रीज जो हैं वह इसी चीज को इंडिया के अगेंस्ट टूल के रूप में इस्तेमाल वहां पर करना चाहते हैं। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस लेके चलना चाहता है। इंडिया की नीड जो है वो अलग है। तो आप बार बार बोलिए कि सर इंडिया को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विकसित भारत बनना है, हमें पावर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना है, और हम जो है किसी भी कंट्रीज के साथ हम जो है अपने जो इंटरेस्ट है उनको हैम्पर नहीं करना चाहते रिएक्शनरी स्टेटमेंट को। इसमें ये है ना कि हम बहस नहीं कर रहे हैं ना, जैसे वी आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बट वी आर डूइंग मेनी थिंग्स, राइट? जैसे वी आर डूइंग ट्रेड डील विद EU, व्हाट इज इट? हम सर ये दुनिया मुद्दा भर के तो बांग्लादेश के साथ ऐसे होगा तो भारत कुछ नहीं बोला, क्योंकि भारत पड़ोसी है। अगर कुछ बोल देगा वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की जो जनता है रिएक्शनरी वही है ना, रिएक्शन हो जाएगी। आप बार बार एक ही लाइन वहां बोल दीजिए भाई, रिएक्शनरी नहीं, क्लियरिटी है, नहीं, क्लियरिटी हम रखेंगे, रिएक्शन अमेरिकन हेजेमनी के अगेंस्ट हम काम कर ही रहे हैं, चाहे डीडॉलराइजेशन है, चाहे SCO है, चाहे ब्रिक्स है, चाहे EU ट्रेड डील, दुनिया भर के देशों से ट्रेड डील की बात हो रही है, अलग अलग तरीके से हम इंगेजमेंट कर रहे हैं। तो इसमें तो मतलब वो बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, अंतर इतना ही। तो बोले बस क्या आज है, इतना ही रहने दो, कल करेंगे इंडिया USD। आपके